Hope everybody is safe at home. Mumbai is under flood. We are on red alert. Thankfully, I was in Rajasthan. Now I'm back home few hours ago. Would like to open the session with a very good news. I'm very excited about. Government of Maharashtra willingly approached me that they would like to sponsor this whole project of booklet Mission Make India Read, and probably the whole project, the whole mission will be funded by government of Maharashtra. Let's see. They've asked for a proposal, so they approached willingly, which is a great sign that yes, our leadership is working for a change. Uh, Sabka Saath, Sabka Vikas is happening, I believe. Well, today's book, there are very few books in my life which have made a profound impact on my character, not just personality. I'm talking about character. Okay. And today's book happens to be that. So trust me, whatever I'm going to speak, इतना कुछ है बुक में कि अगर मैं अगला 10 घंटा भी बात करूंगा ना तो भी कम पड़ जाएगा. सो प्रॉब्ली आई विल बी शेयरिंग ओनली 5% ऑफ द बुक विद इन द टाइम अलॉटेड टू मी. ऑलराइट. एंड इतनी पावर है बुक में, इतनी पावर है बुक में. एंड द नेम ऑफ द बुक इज द स्पीड ऑफ ट्रस्ट. ये जो स्टीफन कॉवे ने जो है उनके बेटे ने लिखे, स्टीफन एमआर कॉवे. स्टीफन कॉवे बहुत फेमस ऑथर है, हमको पता है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मेरा फेवरेट ऑथर, जिसके नाम से मैंने अपनी बुक लिखी. उनका टाइटल चुराया नहीं, ऑफ कोर्स मैंने एट्रीब्यूट किया उनको. एंड आई रोट माय बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स. सो आज हम बात करने वाले स्पीड ऑफ ट्रस्ट, और सबटाइटल है द वन थिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग, ट्रस्ट. हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टारगेट्स, नंबर्स, सेल्स, स्मार्टनेस, टेक्नोलॉजी. ट्रस्ट के बारे में काफी कम बात किया जाता है और वो एक एकदम हिडन वैल्यू है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जब मैंने इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ा तो मुझे एक मेरे बचपन का वाकया याद आया, विच एक्ट्स एज द हार्ट ऑफ दिस बुक. जो बाद में पता चला कि वो वाकया इस बुक में भी लिखा हुआ है, और जो ऑलरेडी मैंने वो लाइव देखा था जब मैं छोटा था. सो अगर आप कोई टेनिस एंथुजियास्ट या टेनिस फैन है, लॉन टेनिस, तो उसको पता होगा. 2005 में मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, और मेरे भाई की वजह से हम बहुत स्पोर्ट्स देखते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स, स्पेशली लॉन टेनिस, फुटबॉल और टेबल टेनिस, और ऑफकोर्स क्रिकेट भी. तो रात रात को जाग कर हम ओलंपिक स्पोर्ट्स देखते थे, पर्टिकुलरली लॉन टेनिस, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, बाकी के इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स. और एक था इटालियन मास्टर्स टूर्नामेंट इन 2005. एंडी रॉडिक, आपने अगर शायद नाम सुना होगा, उस वक्त उस जमाने का नंबर 1 टेनिस प्लेयर था. जैसे अभी जोकोविच है, फेडरर है, वैसे वहां उस जमाने का वो नंबर 1 प्लेयर था. और फाइनल चल रहा था, एंडी रॉडिक वर्सेस फर्नांडो वर्डास्को. पूरा पुराने प्लेयर्स है, सब वेटरन है. और 1 पॉइंट चाहिए था एंडी रॉडिक के लिए जीतने के लिए. और फर्नांडो ने सर्विस की, और जो लाइन जज रहता है ना, लाइन जज मतलब जो कोर्ट पे कोर्ट के एंड में खड़ा रहता है, जो मेन रहता है वो मेन अंपायर रहता है, जो ऊंचे स्टूल पे खड़ा बैठा रहता है, राइट, नेट के बीच में. ये जो रहता है उसको लाइन जज बोलते हैं, जो हर 4 कोनों में खड़े रहता है कि देखने के लिए कि बॉल अंदर है या आउट है या इन है. और वो लाइन जज चिल्लाया आउट, उसने आउट करके करार कर दिया. पूरा क्राउड खड़े होके तालियां बजाने लगा कि एंडी रॉडिक जीत गया. पर एंडी रॉडिक ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में जमा हो गया. ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट पॉइंट. वो गया मेन अंपायर के पास, और क्या हुआ था कि वो क्ले कोर्ट था. तो क्ले कोर्ट में क्या होता है, जो बॉर्डर के जो लाइंस होते हैं व्हाइट, वो ना कभी कभी खेलने की वजह से या बॉल गिरने की वजह से वो हिल जाते हैं. जैसे क्रिकेट में जो बॉर्डर रहता है ना एंड में, तो वो डाइव मारते हैं तो वो हिल जाता है. तो वो क्या हो गया था, वो अंदर की तरफ हिल गया था, और इसलिए बॉल आउट हुआ ऐसा लग रहा था, और इसलिए शायद वो लाइन जज ने आउट बोला.
पर एक्चुअली अगर वो लाइन सीधी रहती तो वो बॉल ऑन द लाइन थी, और टेनिस में ऑन द लाइन मतलब इन कहा जाता है एज पर द रूल्स। और देखिए ये पॉइंट उसने अंपायर को बोला कि एक्चुअली ये आउट नहीं है, इन इन है। और देखो ये टेनिस है ना, ये ऑनरी सिस्टम पे नहीं होता है कि प्लेयर ने बोला तो मान लिया। ये जो अंपायर का ही डिसीजन फाइनल होता है, अनलाइक क्रिकेट में ऑनरी सिस्टम होता है। पर इस बार अंपायर एकदम चौंक गया कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल्स है, एंडी रॉडिक के फेवर में पॉइंट बोला गया था, और ये खुद बोल रहा है कि नहीं ये पॉइंट मेरा नहीं है, वापस खेलना चाहिए करके, ये गलत डिसीजन है। बाद में जाके और क्या हो रहा था पता है, मैं और मेरा भाई हमेशा बेट लगाते थे। तो मैं हमेशा बेस्ट प्लेयर पे लगाता था बिकॉज इट वाज सेफ फॉर मी। तो मैंने एंडी रॉडिक, और 10-10 रुपए के बेट थे हमारे, और भाई जानबूझ के वीक प्लेयर पे लगाता था ताकि मैं जीत जाऊं। वो बहुत बड़ा है मेरे उम्र से। तो एंडी रॉडिक, मैं चिल्लाने लगा क्या पागल है एंडी रॉडिक, जीतने को आया था और ये खुद शानपत्ती कर रहा है अपने आप को सच, और वो जाके हार गया। ही लॉस्ट दैट मैच लेटर ऑन। और मैं रोने लगा, मैं नहीं दूंगा 10 रुपए। छोटा था मैं बहुत। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने मुझे शांत किया, बोले कि 10 रुपए छोड़, नो, वी हैव टू लर्न अ बिग लेसन टुडे, एंड दैट लेसन was the biggest lesson of my life, which changed my character. वो बोला कि देख, आज अगर एंडी रॉडी का अगर वो कुछ बोलता नहीं, पर उसको पता है ना, सबसे नजदीक तो प्लेयर रहता है, उसको पता है कि इन है या आउट है। वो जीत भी जाता, वो वर्ल्ड कप हाथ पे लेता, पर मन में उसको पता है कि अरे वो आउट नहीं था, वो इन है। और पूरी जिंदगी उसको वो ख्याल खाता अंदर से। दुनिया को तो पता नहीं, दुनिया को तो वो सही था, पर उसके लिए, खुद के लिए वो गलत था। उसने सच ना बोलना भी एक झूठ के बराबर होता है, राइट? जो कुरुक्षेत्र महाभारत में वो कुछ बाहर नहीं है। ये अंदर के कुरुक्षेत्र है, जो बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, गुड एंड द एविल। तो ये उसने बोला था कि हमको दो चीजें एंडी रॉडिक से सीखनी है। क्या, जो हार गया ठीक है, पर उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। और तुझे क्या लगता है कि आगे जाके अगली बार ऐसा कुछ होता है, और अगर एंडी रॉडिक का डिसीजन गलत दिया जाता है अंपायर से, और एंडी रॉडिक बोलेगा कि अरे नहीं ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए, ये अंपायर की गलती है, तो अंपायर क्या सोचेगा कि हाँ एंडी रॉडिक ने बोला मतलब सही है, बिकॉज ही स्टैंड्स फॉर द राइट थिंग वेदर द रिजल्ट इज इन हिज फेवर और नॉट। एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। He increased his credibility, and credibility is the biggest requirement to build trust. और वो कहाँ से आता है? सिंपल, द बिगेस्ट वैल्यू जो हमको बाल भारती टेक्स्ट में सिखाया गया है, ऑनेस्टी, सच सच बोलना। और इसी पे पूरी बुक किताब है, और इतना डीप गया है ऑथर कि ताज्जुब है कि इतना डीप कैसे कोई सोच सकता है। हमको लगता है कि क्या ऑनेस्टी मतलब इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब एक ही वर्ड्स है और सब सेम होता है। और फिर उसके बाद हमने उसको रूल बनाया, द रॉडिक चॉइस। जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तो आई शुड टेक द रॉडिक चॉइस, डू द राइट थिंग। कितना भी आपको लगा कि नहीं इसमें मेरा फायदा है, शॉर्ट टर्म फायदा है, बट डू द राइट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी भी याद है, एक बार क्या हुआ था, मेरे स्कूल में एक प्रैक्टिस थी कि जो टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरर्स है किसी सब्जेक्ट में, यूनिट टेस्ट में 50 मार्क का टेस्ट होता था, तो जो टॉप 3 हाईएस्ट जो जिन्होंने स्कोर किया है, उनके आंसर पेपर्स के जेरोक्स निकालते थे, बहुत सारे 50 जेरोक्स कॉपीज, और वे सब बच्चों में बांटा जाता था, फॉर सो दैट अदर स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर्स और मॉडल आंसर्स के हिसाब से, कि ये जो टॉप 3 बच्चे उनको इतने ज्यादा मार्क्स क्यों मिले हैं, इसका एक आइडिया आ जाए बाकी के बच्चों के लिए। मुझे पता नहीं है अच्छी प्रैक्टिस है बुरी है, पर ये होता था हमारे क्लास में। और हुआ क्या था, आई थिंक साइंस का पेपर था, और मुझे कुछ 48 आउट ऑफ 50 मिला था, राइट? और मैं आई थिंक थर्ड हाईएस्ट था। सेकेंड हाईएस्ट वॉज 49 आउट ऑफ 50, और फर्स्ट हाईएस्ट था 49 आउट ऑफ 50, ऐसा कुछ तो था। 50 आउट ऑफ 50 किसी को नहीं मिला था, तो मैं थर्ड हाईएस्ट था।
और इसलिए मेरा भी पेपर सर्कुलेट हुआ था। और फिर मैंने मेरा पेपर घर पे लेके आ गया। और भाई ने भी देखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत रंग ला रही है। और बातों बातों मैंने देखा कि ये टीचर की टोटलिंग में मिस्टेक थी। एक्चुअली मेरी टोटल 50 आ रही थी, और गलती से उन्होंने पता नहीं कुछ गड़बड़ किया और 48 लिखा था। तो मैंने भाई को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे तो 50 मिलना चाहिए, आई एम द हाईएस्ट। और फिर भाई ने मुझे कुछ बताया जो आई थिंक इट वाज द रॉडिक चॉइस, बट नॉट एग्जैक्टली द सिचुएशन दैट हैपेंड विद रॉडिक। उसने बोला कि देख अमृत, तुझे पता है दैट यू आर द बेस्ट नाउ। माना कि टीचर की गलती है, इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑफ कोर्स उसने जानबूझ के नहीं किया। तो इट्स अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू, इट्स अ चॉइस फॉर यू टू टू कीप क्वाइट, बी हैप्पी, यस आई एम द बेस्ट, तुमको पता चला। या फिर जाके बताओ टीचर को कि ये आपकी गलती थी और एक्चुअली आई एम द हाईएस्ट, और फिर सबको पता चलेगा, आप तुम्हारी वाह वाह होगी। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि टू अंडरस्टैंड दैट यू आर राइट एंड यू गॉट 50 आउट ऑफ 50, तुम्हारा नॉलेज सही है, आउट ऑफ 50, या दुनिया को भी ये जानना जरूरी है कि यू आर द बेस्ट। सो आई टुक द फर्स्ट चॉइस। मैंने कुछ बताया नहीं स्कूल में, बहुत बहुत मन कर रहा था जाने का बताना। पर मैंने सोचा कि नो, लेट्स डू द राइट थिंग, कुछ जरूरत नहीं है बताने की, क्यों खामखा टीचर की गलती हाईलाइट करे, है ना। उनकी भी तो ऐसा कुछ, वो भी इंसान है, गलती हो सकती है। पर हुआ क्या, जो कि मेरा पेपर सर्कुलेट हुआ था सब बच्चों में, तो मेरे फ्रेंड की माँ ने मेरा जेरोक्स पे कॉपी देखा था, तो उन्होंने भी वो ढूंढा, वो टोटलिंग मिस्टेक। और मेरे दोस्त को बोला कि अरे ये बता, ये अमृत एक्चुअली हाईएस्ट है, वो थर्ड हाईएस्ट नहीं है। और मेरे दोस्त ने टीचर को बताया कि अमृत के पेपर में टोटलिंग मिस्टेक है, उसको एक्चुअली 50 आउट ऑफ 50 मिला है। टीचर ने मुझे बुलाया, पास बुलाया, और बोली कि मिसेस भालेराव, उनका नाम, कि अमृत तुमने देखा नहीं कि मेरी टोटलिंग मिस्टेक थी। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता था मैम। तो बताया क्यों नहीं? तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे तो पता चल गया, तो वो काफी था मेरे लिए, सबको जानना जरूरी क्या है। एंड लिटरली माई टीचर क्राइड, उनकी आंखों में आंसू आए, शी हग्ड मी, शी किस्ड मी, और बोला कि जहाँ पे बच्चे आधे आधे मार्क के लिए मेरे से झगड़ा करते हैं, मुझे क्यों कम दिया, उसको क्यों ज्यादा दिया, ऐसे जमाने में तुमने ये सोचा, कैसे सोचा? बोला नहीं, बस मेरा और भाई का डिस्कशन हुआ था और मैंने ये सोचा। एंड शी टुक मी टू द प्रिंसिपल, ये वाकया बताया प्रिंसिपल को, और मेरा पूरा जुलूस निकाला पूरी स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, कि देखो, दिस इज द एग्जाम्पल विच इज सेट बाय अ स्टूडेंट एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। तो I think these are the things. This is the kind of character that was built in me since childhood, all thanks to my elder brother. And this is what the book is all about. जो एंडी रॉडिक का जो वाक्य है वो इस बुक में भी लिखा है, तो आप जरूर पढ़ना। सी हम अक्सर बात करते हैं ना कि गो चेंज द वर्ल्ड, ना, दूसरों को सिखाना है, प्रीच करना है। देयर नो नीड टू शो हाउ ग्रेट आई एम, और नो नीड टू चेंज द वर्ल्ड। हमको बस ये जो वाक्य है कि हमको बस हमको हम पे फोकस करना है कि मेरे में क्या चेंजेस करने हैं। क्या मैंने पिछले 10 दिन में कुछ छोटा सा झूठ बोला है क्या? डिड आई फेल टू कीप अ प्रॉमिस? हो क्या रहा है कि सब लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो बड़े बड़े कोट्स, अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस सबको फॉरवर्ड करते हैं, पर क्या हम उस पर खुद काम कर रहे हैं कि नहीं? आई डोंट थिंक द वर्ल्ड नीड्स एनी प्रीचिंग, व्हाट वर्ल्ड नीड्स इज प्रैक्टिसिंग। बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स, गांधी जी ने बोला है। और अगर ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज पे अगर बुक है, और अगर गांधी जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं जहाँ पे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, और वहां पे गांधी जी का जिक्र होता ही है, बस ही इज द एपिटोम, is the epitome of human values, core human values. He has lived it with his blood, sweat, and tears. uh, तो एक बार तो मैं क्या करता हूँ, मैं कि देखिए हम छोटे छोटे झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
पर आई सी एन अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना पहले तो गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, पर अगर हमसे अगर झूठ बोला गया तो आई थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू विन द ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल बाय एडमिटिंग दैट आई लाइड। ये एक नई चीज मैंने सीखी। अभी मैंने झूठ बोला, ये एडमिट करना इतना आसान नहीं है, मुझे पता है। बहुत ही जिगरा चाहिए, करेज चाहिए उसके लिए। सो एक ऐसे ही ये जब मैंने पढ़ा कि एडमिटिंग योर लाई इज एन अपॉर्चुनिटी टू टू बिल्ड ट्रस्ट विद अदर पीपल। तो एक बार क्या हुआ था, हम सब खाना खा रहे थे। हम रोज दोपहर को बुकलेट हाउस में खाना खाते, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरा एक दोस्त अचानक बोला, पंकज, कि अमृत तू हेयर डाई करता है क्या? तो मैं बोला नहीं, नहीं तो। और फिर वो बात उधर खत्म हो गई। और फिर मेरे मन में ख्याल आने लगा, एक्चुअली उसी दिन सुबह ने बालों को कलर किया था। सो मेरा, आई थिंक व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 18, तब से मेरे बाल पक गए। कुछ तो डेफिशिएंसी थी मेरे बालों में, शरीर में, और तब से मेरे बाल पक गए, तो मैं कलर करता हूँ। और मैंने ना झूठ बोला मैंने उसको। और फिर हमारा एक तो मेरा मन खा रहा था कि अभी मैंने ये सीखा है, तो नो, झूठ को एडमिट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने वो ग्रुप था हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर लिख दिया कि पंकज, yesterday I lied to you that I don't die, but actually just in on that same day in the morning मैंने कलर किया था बालों को, आई एम सॉरी, आई मैंने झूठ बोला। एंड ये बहुत, वो लिखने से पहले मैंने 2-3 बार तो बैक स्पेस दबाया होगा। इतना आसान नहीं होता है एडमिट करना। पर उसके बाद जो हुआ was was something amazing। सब में चेंजेस देखे, सबने मुझे तारीफ की, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया कि तू झूठ बोला। और दूसरे दिन पार्थ करके एक लड़का है, तो उसने मुझे मैसेज किया कि दादा, मैंने कल झूठ बोला था कि ट्रैफिक जाम था इसलिए मुझे लेट हुआ। एक्चुअली वो रीजन नहीं था, मैं खुद लेट उठा था, रात को नेटफ्लिक्स देख रहा था, और इसलिए मैं वो लेट हुआ था, तो आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला तुमसे। नाउ सी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। और सब लोग अपने अपने झूठ एडमिट करने लगे। और जब झूठ एडमिट करते हैं तो धीरे धीरे झूठ बोलना भी बंद हो जाता है, राइट। और ऐसी ट्रस्ट बिल्ड हुई हमारी टीम में कि आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रस्ट दुनिया में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है? एनी आइडिया, कैन यू गेस? दुनिया का ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज या क्या बोल सकते, समूह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भाईचारा, ब्रदरहुड है, ट्रस्ट है, अमेजिंग ट्रस्ट? गूगल, टाटा, बैंकिंग? यस संदीप, आर्मी। आर्मी में आप देखोगे इतना भाईचारा कहीं नहीं होता है। आप क्या बोल रहे हो, कॉर्पोरेट में क्या, एक कॉर्पोरेट में एक दूसरे के मारने पे पड़े रहते कि मुझे आगे जाना है, उसको प्रमोशन मिला तो अपनी जलती है। आर्मी में पता है आपको क्या होता है? ये जो ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, वो तो होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या होती है पता है? कि जब मैं कुछ वॉर सिचुएशन में हूँ, कुछ कॉम्बैट सिचुएशन में हूँ, टेररिस्ट का सामना करना है, तो सबसे बड़ा मकसद क्या होता है पता है? ये नहीं कि मुझे मेरे देश के लिए जान देनी है। जान देने से जंग नहीं जीती जाती। या जिंदा लौटने से जंग जीती जाती। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तो जान दे दूंगा मेरे भारत देश के लिए। मरना नहीं है, जिंदा और रहना है। जाके सामने वाले को मार के जिंदा लौटना है, तब जाके जंग जीती जाती है। और इसलिए उनको सिखाया जाता है कि जब जंग होते हैं, कॉम्बैट होता है, तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हाउ कैन आई सेव माई ब्रदर ऑन द राइट एंड ऑन माई लेफ्ट। हाउ कैन आई सेव माई ब्रदर ऑन द राइट एंड ऑन माई लेफ्ट। ऐसा हर इंसान अगर सोचेगा और लड़ेगा, तब जाके जीत होती है, राइट। तो जब हम दूसरे के लिए जान देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो सोचो क्या भाईचारा होगा, क्या इमोशनल शेयरिंग होती होगी, और क्या ट्रस्ट होता होगा एक दूसरे पे, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉर्पोरेट में होता नहीं है, एग्जैक्टली उल्टा होता है कि हाउ कैन आई डिच द राइट ऑन द लेफ्ट पर्सन ऑन माई राइट,
हैंड ऑन माई लेफ्ट और मैं आगे बढ़ू। सो आई थिंक ये जो एंडी रॉडी का वाक्य पढ़ने के बाद मेरे जहन में आया कि जो बुक में लिखा है, क्या होता है जब रूल्स कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ कैरेक्टर। हर चीज के लिए एक कायदा होता है। ऑफिसेस में मैंने देखा है कि सीसीटीवी कैमरा होता है, बायोमेट्रिक पासवर्ड, लॉगिन के लिए, एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए, सिक्योरिटी चेकिंग, बहुत कुछ होता है। और होता क्या है प्रॉब्लम, ये मैंने दूसरे किताब में पढ़ी थी जो सिमिलर टॉपिक है, कोई लिए मेरे सामने ही है, अपलिफ्टिंग सर्विस बाय रॉन कॉफमैन। बहुत ही बढ़िया बुक है। उसमें क्या होता है, एक कोच, फुटबॉल कोच एनबीए का, उसने सबसे पहले लेसन अपने प्लेयर्स को सिखाया कि जब हम आपस में मैच खेलेंगे ना, तो कोई रेफरी नहीं होगा, कोई रेफरी नहीं होगा। यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन बिहेवियर। भाईचारा, ट्रस्ट एक दूसरे में बिल्ड करने के लिए उसने ये रूल बनाया था। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि अगर गली क्रिकेट में मैं बचपन में जब खेलता था, तो मेरे बैट को कट लगा है कि नहीं ये सबसे ज्यादा मुझे पता है ना। अंपायर तो थोड़ी दूरी पे होता है, राइट, जो लेग साइड पे होता है, और वो सामने वाला अंपायर तो और दूर होता है। सबसे नजदीक विकेट कीपर स्लिप, सिली पॉइंट, और ये स्लिप में होता है। सबसे ज्यादा किसको पता है? बैटिंग करने वाले को पता है कि वो बैट को कट लगे कि नहीं। सबसे अच्छा डिसीजन कौन दे पाएगा? मैं खुद। तो हर इंसान अगर ऐसे सोचने लगे तो अंपायर की जरूरत ही नहीं है ना। ऑफकोर्स मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो पॉसिबल नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान मैच हो और अंपायर ना हो तो फिर बाप रे, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। मैं गली क्रिकेट की बात करूँ, एटलीस्ट यहाँ तो हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हार जीत नहीं है, तो एंजॉयमेंट है कि हमको मजा करना है, और उसमें अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो, तो कितना अच्छा है। तो व्हाट अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम दिस ऑथर रॉन कॉफमैन, कि इसमें रेफरी या किसी की जरूरत नहीं है, या हम खुद एक अपना रेफरी बनेंगे हर एक जन। और फिर पता है, ऐसा एक लड़का रहेगा जो हमेशा झूठ बोलेगा, वो चीटिंग करेगा, तो वो धीरे 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 वो लोग समझ जाए कि ये तो झूठा है, राइट। बट जब रूल आ जाता है ना कोई, तो आई आई लूज द अपॉर्चुनिटी टू शो ऑनेस्टी। जब कायदा आता है, नाउ आई एम डूइंग इट बिकॉज द लॉ सेज, नॉट बिकॉज आई वांट टू बी ऑनेस्ट। अभी कायदा है कि सीट बेल्ट लगाना है, इसलिए मैं सीट बेल्ट लगाता हूं। अगर कायदा नहीं रहता फिर भी मैं सीट बेल्ट लगाता, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हर चीज में कायदा होना जरूरी नहीं है। इसलिए ऑफिस में जो मैंने देखता हूँ कि आजकल द बॉसेस आर एक्टिंग लाइक वॉच डॉग्स। वो लॉग इन टाइमिंग चेक करने के लिए लॉग इन रहता है कि ये वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है कि नहीं। सीसीटीवी कैमरा रहता है हर जगह पे। मुझे भरोसा नहीं, वो एक दिन टॉयलेट में भी सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा। अभी टॉयलेट में लगाना इलीगल है इसलिए नहीं लगा रहे वो। इससे क्या हो रहा है देखो ना, यू थिंक फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम बीइंग वॉच्ड द होल डे। कैसी फीलिंग आती होगी एम्प्लॉय को? ठीक है, मैं कुछ कुछ गलत तो काम करने वाले हैं नहीं, ठीक, पर आपको नहीं लगता कि हर बात टॉप मैनेजमेंट को पता चलनी जरूरी है क्या? अगर मेरे ऑफिस में फरीद और उसका कलीग कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो हर चीज मुझे जानना जरूरी नहीं है। वो 8-10 घंटा जो ऑफिस में करे, आई डोंट ओन ऑल दोस 10 आवर्स ऑफ देयर लाइफ जस्ट बिकॉज आई पे सैलरी टू देम। दे शुड एंजॉय, आई शुड ट्रस्ट देम, राइट, एंड देन ओनली दे विल शो मी ट्रस्ट इन रिटर्न। पर ये सब अगर करूंगा तो उल्टा और ज्यादा रूल ब्रेक होते। पर जितने ज्यादा रूल्स उतने ज्यादा लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। ये फितरत है इंसान की। हाँ? आप ट्राई करो, ये ट्राई करो कि ऐसे कुछ 100 रुपए की नोट छुपा के रखो ड्रॉर पे। हाँ, सबको ऐसा सब यहाँ खड़े हैं, और सबको सामने ऐसे छुपा के रखो, और देखो वो 3 दिन में चोरी हो जाएगी। पर वही 100 रुपया ऊपर रखो टेबल पे, खुल्लम खुल्ला, कोई नहीं उठाएगा। Why? Because you showed trust, and then trust boomerangs. It gets reciprocated. Very interesting human phenomena. Uh, so as I said, rules cannot take place of character. और इसलिए देखो, जब धर्म था, जब सिर्फ धर्म था तभी कायदा नहीं था।
तो धर्म में हमने वो रूल्स वीव किए थे इंटेलिजेंटली। फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल हिंदू रिलीजन में बीफ खाना वर्जित है, राइट, पाप माना जाता है। अभी अगर उसका लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो गाय सबसे सबसे यूजफुल जानवर किसान के लिए होता है। तो अगर उसी को काट के खाएंगे तो किसान खुद मर जाएगा और बाकी बाकी लोग भी मर जाएंगे जो उसके अनाज पे जीते हैं, राइट। और इसलिए क्या किया, गाय को भगवान बना दिया, उसको धर्म का स्वरूप दे दिया। तो चलो उसके डर के मारे अभी हम गाय को नहीं खाएंगे, बीफ नहीं खाएंगे। दैट टेक्स लॉट ऑफ सेंस। पर आज जब कायदा आया है तो कायदा में ऐसा प्रोविजंस आने लगे हैं। पर आई थिंक हर चीज में कायदे की जरूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल रामायण में शबरी नाम का कैरेक्टर था ही नहीं, ऐसी औरत थी ही नहीं। सो देवदत्त पटनायक इज अ वेरी फेमस राइटर, मिथोलॉजी पे काफी कुछ लिखते हैं वो। और उनके बुक में लिखा था कि शबरी, आपको आपको फेमस स्टोरी पता है कि जब प्रभु राम राम जी वनवास कर रहे थे तब उनको भूख लगी थी, तो एक बूढ़ी औरत के घर में वो रुके और वो शबरी थी। और वो प्रभु राम को देख के एकदम डर जाती है, शी फील्स ओवरवेल्म। और वो बेर बेर लेके आती है। तो गलती से वो क्या करती है कि वो बेर खट्टे नहीं है या मीठे है, इसलिए वो खुद टेस्ट करती थी मुंह से, हाँ, और मीठे वाले प्रभु राम को देती थी। तो पता है इसके पीछे क्या रीजन था कि ओरिजिनल रामायण में वो था नहीं ये किस्सा। फिर धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया में ये छूत अछूत का बहुत प्रॉब्लम्स होने लगा, अनटचेबिलिटी, बैकवर्ड क्लास। तो किसी महान संत ने सोचा होगा कि चलो इसको धर्म में लेके आते हैं तो लोग का अलग सोचेंगे। तो अगर प्रभु राम खुद शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो आप और हम तो फिर भी इंसान है। हम कौन आते हैं ये नीची जात वाला और ये ऊंची जात वाला बोलने। सी दिस इज हाउ थिंग्स वुड यूज्ड टू हैपन इन द ओल्डन डेज, जब कायदा नहीं था, रूल्स नहीं थे, तब कैरेक्टर वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ थ्रू रिलीजन। सी डिसऑनेस्टी इज अ ब्लैंकेट सिन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लगा मुझे शुरू में, पर धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि सी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी इज नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक। अगर इंसान झूठ बोलता है एक इंसान के सामने या किसी सिचुएशन में, मतलब उसका झूठ बोलने की फितरत है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो डिसऑनेस्टी इज ब्लैंकेट सिन। मतलब क्या, सपोज एक सिचुएशन फर्ज करो कि पेस्ट कंट्रोल हुआ अभी रिसेंटली मेरे घर पे, क्योंकि बहुत सारे बुक्स रहते तो टर्माइट का डर रहता है हमेशा। तो टर्माइट का पेस्ट कंट्रोल होता है मेरे घर पे। और वो पेस्ट कंट्रोल वाला बोला कि आप कैश में दोगे तो जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, खुद ही बोला। अभी फरीद वहां पे खड़ा था, वो सब हमारी बातें सुन रहा था। अगर मैं बोलता कि हाँ हाँ ठीक है चलो 18% बच जाएगा, तुम कैश में ले लो, तो फरीद ये नहीं सोचेगा कि अच्छा अच्छा अमृत इज ओनली डिसऑनेस्ट टू द गवर्नमेंट, दैट डजंट मीन ही इज नॉट डिसऑनेस्ट टू मी, ही इज डिसऑनेस्ट टू मी। ऐसा नहीं है। फरीद ये सोचेगा कि इफ अमृत कैन बी डिसऑनेस्ट टू द गवर्नमेंट, ही कैन बी डिसऑनेस्ट टू मी एज वेल। जब मेरे सामने एक दोस्त फोन पे बोला क्या, हाँ मैं तो मॉल में पहुंच गया हूं, तू किधर है, और वो मेरे सामने खड़ा है मेरे घर पे, तब his credibility went down by 1% in my mind कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है, कि वो उसको अगर फोन पे झूठ बोल सकता है तो मुझे भी झूठ बोल सकता है। तो ये झूठ सच पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? जब एम्प्लॉय बॉस के असिस्टेंट को मीटिंग के लिए पूछता है और असिस्टेंट बोलती है कि नहीं नहीं बॉस इज बिजी इन अ मीटिंग केबिन में, बट एक्चुअली द बॉस इज नॉट इन अ मीटिंग, तो एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि नहीं ये झूठा बॉस है। राइट। सो लॉ में भी एक ऐसा प्रोविजन है, पता है, कि कटघरे में अगर आप हो खड़े एज अ विटनेस पर्सन, आपका एक झूठ पकड़ा जाता है तो आपने जो भी बोला है ना कटघरे में वो सब झूठ माना जाता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। इट्स एन अनरिटन प्रोविजन इन ऑल द लॉज अंडर द सन। एक झूठ अगर पकड़ा जाता है
तो मानो आपने जो भी बोला है वो सब झूठ, पर वो सच के लिए एप्लीकेबल नहीं है ऐसा। एक सच बोलो मतलब सब सच नहीं। ऐसा नहीं है, वारे वाह। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और देखो, झूठ मतलब बड़े बड़े झूठ ही नहीं बोल रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं जो जिसको हम झूठ भी नहीं बोल सकते। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। जैसे मैंने फोन पे बोला कि अरे मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ तुमको, और मैं नोट डाउन नहीं करता हूँ या जो भी है, एंड आई डोंट कॉल हिम बैक विद इन 10 मिनट्स, सो माई क्रेडिबिलिटी गोज डाउन बाय 1%। आप बोलोगे कि ये तो झूठ बोलना नहीं है। हाँ, बट सी, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी हमको लगता है कि दे आर सिनोनिमस। नो, इंटेग्रिटी इज मच मोर देन ऑनेस्टी। It is walking the talk. It is zeroing the gap between intent and behavior. Yeah, it is a zero. It is about zero gap between personality and character. कि मैं जो हूं और जो मैं दिखाता हूं उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गंदी आदत है, थी, कि जब भी कोई मेहमान आने वाले होते घर पे ना, तब मैं घर को पूरा साफ करता हूँ, सब जो भी इधर उधर पड़ा है बुक्स सब ठीक से लगाता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ। अब देखो, इसमें भी गड़बड़ है। आप बोलोगे इसमें गलत क्या है? कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, वॉट आई एम एंड वॉट आई अपियर टू बी, इसमें गैप है। बात छोटी है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी चीज बता रही है। हम दिवाली के पहले सब घर को साफ करना शुरू करते हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। अगर वाकई में इफ आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो मैं पूरा साल रखूंगा ना घर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि मैं देखो मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेरा घर साफ सुथरा रखता हूँ मैं। पर एक्चुअली मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ मेहमान आने से पहले ही घर साफ हो जाता है, राइट? अभी आपको पता है, और जब मेरे घर पे आओगे तो वो आदत मैंने अभी तोड़ दी है। तो ऐसा मत समझना कि आपके आने से पहले मैंने घर साफ किया, वो हमेशा साफ रहता है। सिर्फ थोड़े बुक्स थोड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि बुक्स 4,000 बुक्स है, और मैं एक एट ए टाइम तो 5-10 बुक्स पढ़ता रहता हूँ। सो सी, काफी लोग बोलते हैं ना, पीपल डोंट ट्रस्ट मी, मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ। सी, इफ यू वांट ट्रस्ट फ्रॉम अदर पीपल, देन फर्स्ट यू शुड बी ट्रस्ट वर्दी। हमको ट्रस्ट वर्दी बनना है, मतलब भरोसे लायक बनना है। एक वाकया मेरे साथ हुआ था। सो आई वॉज डेटिंग अ गर्ल फ्यू इयर्स अगो, और हम ड्राइव पे जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव, मैं गाड़ी चला रहा था, वो बगल में बैठी थी और थोड़ी मायूस थी। तो मैं बोला क्या हुआ? तो वो बोली कि मेरे मेरी माँ ना मुझ पे बहुत शक करती है। अमृत, मैं बुरी नहीं हूँ यार, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? वो हमेशा शक करती है कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बातें छुपाती हूँ, मेरे कैरेक्टर पे शक करती है वो। और शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। तो मैंने थोड़ा आई आई ट्राई टू कंसोल हर। गाड़ी रोकी मैंने, और जब वो व्हेन शी काम डाउन, आफ्टर हाफ एन आवर, आई आई टोल्ड हर दैट ये जो हम घूमते हैं ना, वी आर डेटिंग ईच अदर, क्या तुमने घर पे बताया है? तो बोली नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। बोला एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट, कि अगर अभी तुमने घर पे बताया नहीं कि तुम अमृत के साथ हो, और अगर माँ तुम पे शक कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? यू आर एक्सपेक्टिंग ट्रस्ट फ्रॉम हर, बट आर यू ट्रस्ट वर्दी? आई थिंक शी गॉट द मैसेज। या दिस इज व्हाट वी वांट, कि हमको सब ट्रस्ट तो चाहिए लोगों से, पर हम छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं, और फिर हम रोते हैं कि अरे लोग हम मेरे पे भरोसा ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी बातें नहीं, नो एंट्री में गाड़ी घुसाना, या रेड सिग्नल को तोड़ना। सी, आप बोलोगे कि कुछ बड़ी बात नहीं है, पर गाड़ी में जो बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं, राइट? एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन अ रॉन्ग वे about you, that yes, he can break the rules, he can break the law, he can be you know disloyal to his government, to the law of the land.
या फिर ये जो ऑफिस में या फैक्ट्रीज में सेलिंग विदाउट बिलिंग, कच्चा बिल बनाते हैं जीएसटी बचाने के लिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नो, यू आर लूजिंग योर ट्रस्ट इन योर क्लाइंट, इन योर एम्प्लॉइज, इन योर सप्लायर, इन योर गवर्नमेंट, इन योर सेल्फ, राइट। अभी अक्सर मैंने देखा ना, आजकल तो ये कम हो गया कि जब मैं ओला पे बैठता था और फिर ना बैठने के बाद वो ड्राइवर बोलता था, साहब राइड कैंसिल करो ना, आप मुझे कैश में दे दो, मैं आपको 200 रुपया कम कर दूंगा। एंड आई शू गेट पिस्ड ऑफ, कह रहे जिस खाली में तुम खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, ओला की वजह से तुमको ये कस्टमर मिला, और अभी तुम ओला का वो जो जो भी 20%, 30%, 40% उनका कमीशन रहता है, वो तुझे नहीं देना है क्या। मैं गुस्से के मैं बोला, अभी तो मैं तुमको रिपोर्ट करूंगा मैं, और मैं ओला को बताता कि ड्राइवर के बारे में कि ये झूठा है, ही इज डिसऑनेस्ट, ही डजंट डिजर्व टू बी ओला ड्राइवर। ये आपका और मेरा काम है, राइट, एज पैसेंजर्स। तब जाके सच्चे ड्राइवर्स हो जाएंगे ना, कि हर बार टेक्नोलॉजी को ही काम करना जरूरी नहीं कि चोरी पकड़ना है। और जो बोलते हैं कि चलो 200 रुपये बच रहे हैं, ठीक है चलेगा ना, तो दैट इज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग अगेंस्ट ट्रस्ट। बीच में मेरी बाइक टो हो गई थी, तो आरटीओ वाले के पास गया, तो वो खुद ही बोला कि ठीक है पावती नहीं फाड़ूंगा, पावती के 600 रुपये होते, तुम 200 दे दो और बाइक लेके जाओ। आई हैड अ रॉडिक चॉइस, आई टुक अ रॉडिक चॉइस। पता है 600 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं 200 से, पर फिर भी मैंने 600 रुपये पे किए, थैंक्स टू द रॉडिक चॉइस दैट आई लर्नड इन माई चाइल्डहुड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम 100% महात्मा हो गया हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, पर जब भी मुझे एहसास होता है कि मैंने झूठ बोला है, आई एडमिट, उतना करेज तो मुझे अभी आ गया है। जैसे एक बार सीट बेल्ट नहीं लगाया था मैंने, और जस्ट उसी दिन सुबह नया लॉ आया था मुंबई में कि पीछे वाले को भी सीट बेल्ट लगाना है, और मेरा दोस्त पीछे बैठा था, हम दोनों, और एक दोस्त बगल के सीट में बैठा था, और मुलुंड चेक नाका पे पुलिस ने हमको रोका। मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, क्या भाई दोनों का बेल्ट है, क्यों रोक रहे हो। बोले पीछे पीछे, मतलब पीछे क्या, रूल है पीछे को भी अभी बेल्ट लगाना है। मैं हैरान, क्या बात कर रहे हो तुम, अब मैं चाह तो झगड़ा कर सकता था, इतने पता नहीं है मुझे ये कौन सा रूल है वगैरह। चुपचाप फाइन भरा, पावती लिया और चला गया, क्योंकि मेरे बगल पे एक छोटा बच्चा बैठा था जो 10 साल का था, राइट, और वो सब देख रहा था, राइट, एंड ऑफ कोर्स मेरे खातिर भी, खुद के खातिर। अ, एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद एक बिल आ गया, और बिल में एक आइटम डालना भूल गए थे वो, और सबसे महंगा आइटम था वो, कुछ एक डिश 500 रुपए की थी, और सब दोस्तों ने बोला कि यार ये छोड़ना है, जाने दो ना, 500 रुपये बच रहे हैं। तो दैट टाइम आई हैड अ चॉइस वेदर टू टेक द रॉडिक चॉइस। थोड़े दोस्त मेरे नाराज हो गए मेरे पे, पर बाद में उन्होंने मेरे पे फकर किया कि नहीं, वी डिड द राइट थिंग। मैंने रेस्टोरेंट वाले को बोला कि आपने शायद ये भूल गए आप ये आइटम ऐड करने को, पर वही अगर उल्टा होता, एक गलती से कोई आइटम ऐड होता है जो हमने खाया नहीं है, तो बाप रे इतना झगड़ा करते हैं होटल में, तुम शाणे लोग जानबूझ के करते हो, लूटने के लिए बैठे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दोनों होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, उनकी गलती है तो वो भी, जैसे रॉडिक ने किया था। और अगर नुकसान किसी का भी हो, सच बोलना इज ऑलवेज प्रेफरेबल। एक बार लॉकडाउन में मुझे एक लड़की का फोन आया जो ये चैप्टर नंबर 5 के बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर सिचुएशन है। लड़की रोते रोते बोलने लगी कि दादा मैंने आपके बारे में सुना है, आप काफी सोशली एक्टिव हो, लोगों की हेल्प करते हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैं बोला क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। ना कि मुझे कुछ 12th में या 10th में 92% मिला है, और मुझे मेडिकल में जाना है। तो मैंने वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो प्रॉब्लम क्या है। तो बोली कि अभी लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, और ये जो लेक्चर्स है वो सब ऑनलाइन हो चुका है, और मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है।
और आई वॉज शॉक्ड, एक स्मार्टफोन की वजह से देयर वॉज अ पॉज इन हर एजुकेशन। मुझे रात भर नींद नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ा कल बात करते सुबह, वंस अगेन। मुझे थोड़ा आई गॉट इमोशनल। तो कल सुबह वापस बात की, फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे ऐसे कोई और दोस्त है क्या गाँव में। शी वॉज फ्रॉम धुए। धुए इज अ वेरी इंटीरियर एरिया ऑफ महाराष्ट्र। तो और 100 लोगों को हमने ऐसा नाम इकट्ठा किए जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, और जिनका ये एजुकेशन ठप हो गया उसकी वजह से। तो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट अपलोड किया कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो आपके पास अगर कोई यूज मोबाइल फोन है जो चल रहे हैं पर आप यूज नहीं कर रहे हो, अगर बिगड़ गए तो मैं उसको रिपेयर कर दूंगा, प्लीज आप मुझे भेजिए। इन 100 बच्चों को मुझे देना है क्योंकि उनका एजुकेशन रुक गया है। उनको पता है क्या हुआ? मोबाइल फोन की बारिश हो गई मेरे घर पे। वो कुरियर वाले को लगा कि मैं मोबाइल का धंधा कर रहा हूँ, इतने सारे मोबाइल घर पे आ रहे थे। और देखो कुछ लोगों ने बोला कि मेरे पास स्पेयर मोबाइल तो है नहीं, डायरेक्ट अमेजोन से नया मोबाइल भेजा, ब्रांड न्यू और टॉप क्वालिटी। और एक लड़का बोला कि मेरे पास ना मोबाइल है ना मैं नया खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं तुमको ना 100 रुपया भेज रहा हूँ क्योंकि तुमने लिखा कि जो जिस मोबाइल के लिए रिपेयर की जरूरत है तो तुम करोगे, तो वो तो खर्चा आएगा, तो तुम्हारे जेब में से खर्चा करोगे, तो उसके लिए रिपेयर के लिए मेरे से पैसे ले लो। एंड ही हैड हार्डली एनी इनकम, कुछ 10,000 उसकी पगार थी, और उसने 100 रुपया मुझे भेजा। और फिर एक ऐसा टाइम आया वेयर द सिचुएशन वाज टेस्टिंग माय माय ऑनेस्टी, माय इंटेग्रिटी। एक फोन आया जो ब्रांड न्यू था, जो मेरे फोन से भी बेहतर था, महंगा था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक लालची अमृत जागने लगा था, यार एक फोन मेरे लिए रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, इसको पता चलने वाला है, राइट। और मैं ऑलमोस्ट वो फोन अपने के लिए लेने वाला था। फिर बाद में मैंने रॉडिक चॉइस के बारे में याद किया कि अगर मैं ये फोन यूज करता हूँ, तो देखिए कैसे एक झूठ जब हम बोलते हैं या करते हैं, तो छुपाने के लिए हमको कितने सारे गलतियां करने पड़ते हैं, कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर मेरे मन में आया कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो क्या करने का, मैंने वो कर डाला। सो मेंटली यू थिंक कि मैंने वो काम कर डाला, अच्छा बुरा जो भी है, एंड देन चेक द सिचुएशन मेंटली एंड चेक योर फीलिंग्स कि क्या क्या आपको लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ये फोन मैंने ले लिया, मैंने यूज करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा जब मैं ऐसे लाइव जाता हूँ, वीडियोस इंटरव्यूज देता हूँ, ऐसे टॉक्स देता हूँ, और अगर वो गलती से वो मोबाइल मेरे, हाँ मैं कभी कभी ऐसे मोबाइल हाथ पे लेता हूँ और वो जिसने मोबाइल भेजा है वो देखेगा मुझे वीडियो में, तो उसको तो पता चल जाएगा कि अमृत तो झूठा है। फिर मुझे वो याद रख के छुपाना पड़ेगा मोबाइल, या फिर वो कभी घर पे आएगा और मेरे हाथ में वो मोबाइल दिखेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और मुझे खुद को कैसे लगेगा कि एक नीडी इंसान के लिए मोबाइल भेजा था और वो मैंने अपने लिए रखा, एंड आई टुक द रॉडिक चॉइस, और मैंने उसमें से एक भी मोबाइल अपने लिए नहीं रखा। सो ऐसा नहीं है कि गलत ख्याल हमारे मन में आते ही नहीं, वी आर नॉट महात्मास, राइट। बट अगेन एज आई सेड, हाउ टू बी लेस रॉन्ग एवरी डे, वी डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बट हाउ वी कैन गेट लेसन एंड लेसर रॉन्ग डे बाय डे। इतना ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई हमको बड़ा परफेक्ट नहीं बनना है। आई थिंक या जैसे वॉलंटरी काइंडनेस का एक चैप्टर है इसमें, कि जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं पर हम चुप चुप बैठते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हुआ था मेरे साथ। इंस्टेड ऑफ गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ऑथर, मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई वॉज फ्लाइंग बाय एयर एशिया टू लुधियाना, और बहुत इलीट एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के जिनके मिनिमम 500 करोड़ का बिजनेस होता है ना, उनका कुछ नेटवर्क ग्रुप होता है ना सब बिजनेस वालों का, जैसे BNI होता है, तो उन्होंने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था। मतलब इलीट एंटरप्रेन्योर्स ने एक सोशल एंटरप्रेन्योर को बुलाया था जो कमाता ही नहीं है, सो दैट वाज आयरनिकल। तो काफी बार जब ऐसे इनविटेशन आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे कोई 5 स्टार होटल की जरूरत नहीं है, किसी के घर में मैं रहने को रेडी हूँ, उनका पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ मैं।
या फिर सिंपल होटल रखो, 5 स्टार होटल की जरूरत नहीं है। बिजनेस कोच की टिकट्स बुक करो, बिजनेस कोच की जरूरत नहीं है भाई, इकोनॉमी क्लास बुक करो। ऐसा मेरा एक टेम्पलेट ही है जो सबको भेजता हूँ कि महंगे महंगे मोमेंटो या वो मत दो मुझे, उससे अच्छा कोई बुक दो मुझे पढ़ने के लिए। तो फिर भी वो जो उनके प्रोटोकॉल्स रहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हम 5 स्टार में हयात और ऐसे बड़े बड़े होटल पे मेरा बुकिंग करते हैं, बिजनेस कोच तो फर्स्ट क्लास फ्लाइट पे टिकट बुक करते हैं। तो फिर जाना पड़ता है। फिर एक बार क्या हुआ, मैं फर्स्ट क्लास में बैठा था, और पता है फर्स्ट क्लास एकदम स्पेशल होता है, उसका चेयर बड़ा रहता है, आप पैर फैला के बैठ सकते हो, बहुत सुख सुविधा होती है। और पीछे कुछ गड़बड़ हो रही थी, एक बच्चा रो रहा था, कंटिन्यूअस रो रहा था, वो रुक ही नहीं रो रहा। तो मैंने इंक्वायरी की कि क्या हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या है। तो बोले कि नहीं, बच्चा सोने के लिए अभी, ज्यादा पीछे इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए ज्यादा जगह नहीं रहती, बहुत कंजेस्टेड रहते चेयर्स। तो फिर मैंने एयर हॉस्टेस को बोला कि एक काम करते हैं, मैं वहां जाके बैठता हूँ और माँ और बच्चे को यहाँ पे लेके आओ, और ये बड़ा सीट है तो आप इसको लिटा के वो सुला देगी। तो उसने ऐसा किया, बच्चा शांत हो गया, सो गया। और मेरे बगल में एक ऑफ ड्यूटी कैप्टन बैठा था, जो जो पायलट रहता है ना, और वो ऑफ ड्यूटी था, मतलब चलाने वाला नहीं था, चलाने वाला कोई और था, ये बगल में बैठा था। तो ये सब देख रहा था मुझे, मुझे, और उसने बोला कि आई रियली लाइक योर जेस्चर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस, बट यू डाउनग्रेडेड योर बिजनेस कोच टू इकोनॉमिक क्लास वॉलंटरीली, आई लाइक योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, और ऑब्वियसली द मदर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो थैंक मी। उसके बाद क्या हुआ पता है, द मोमेंट आई लैंडेड बैक टू मुंबई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एयर एशिया कि आपके अगले 10 फ्लाइट्स आप जो भी बुकिंग करोगे, इट विल बी अपग्रेडेड टू फर्स्ट क्लास बिजनेस कोच। मतलब मे बी वो टॉप लेवल तक वो न्यूज गई होगी, पता नहीं क्या हुआ रहेगा। सी, अभी उसके लिए तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था ये, बट बहुत जगह पे अपॉर्चुनिटीज होते हैं हमको, पर हम चुप बैठते हैं। चुप बैठने में गलत कुछ नहीं है, पर कुछ करने से बहुत कुछ होता है। या इसलिए बोलते हैं ना कि द वर्ल्ड इज बैड बिकॉज ऑफ बैड पीपल डूइंग बैड थिंग्स। नो, the world is not bad because of bad people doing bad things, but because of good people doing nothing, right? जैसे वो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल्स मैंने मंगा है, इतने लोगों ने हेल्प की है मुझे, मैंने सोचा कि, और वो कमेंट्स आज भी जाके आप पढ़ो, कमेंट्स क्या कमेंट्स है, ऐसे लगता है कि हम बोलते हैं कि कलयुग है, नहीं ये तो सत्ययुग है। वो कमेंट्स पढ़ के आप बोला कि ये तो सत्ययुग है। तो मैंने सोचा कि अगर ये पोस्ट डालता ही नहीं, तो ये अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे क्या, ये लोगों की अच्छाई बाहर आती क्या? नहीं। So kindness is there in everybody, but capital BUT, but we should be the first one to show kindness. Only then kindness boomerangs. And kindness, generosity is one of the biggest way to win trust of people. इसलिए हमेशा, एंड ट्रस्ट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, कि एक बार कर दिया तो हो गया। जैसे मैंने लॉ के बोला कि एक बार सच बोला तो सब कुछ सच नहीं होता है, पर एक बार झूठ बोला तो सब कुछ झूठ। गांधी जी ने बोला है 99% ऑफ लीडरशिप फेलियर्स आर कैरेक्टर फेलियर्स। आप देखो कितने बड़े बड़े लोग जो फेल हुए हैं, टाइगर वुड्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, एनरॉन ब्रदर्स, विजय माल्या, ये सहारा का सुब्रतो रॉय, नीरव मोदी, केतन पारेख, हर्षद मेहता, बहुत सारे नाम है वैसे। आप देखो उन सब के इंटरव्यूज मैंने देखे, मैंने कहा ये जो जो फ्रॉडस्टर्स है, बड़े बड़े 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ के फ्रॉड करते हैं, ये क्यों करते हैं और ये कैसे बैंकरप्ट होते हैं? गरीब इंसान बैंकरप्ट होना मैं समझ सकता हूँ, चलो इधर थोड़ा एक दो डिसीजन गलत हो गया और लग गई सब पैसे खत्म, पर ये अमीर लोग बैंकरप्ट कैसे होते हैं? मैं ताज्जुब हैरान हूं मैं। फिर मैंने क्या तय किया कि ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, विजय माल्या, ये वो, केतन पारेख, मेहुल चोकसी डायमंड वाला, नीरव मोदी, इन सबके इंटरव्यूज मैंने देखे। आप जाके सब सबके इंटरव्यूज है, हाँ, बिफोर कमिटिंग द फ्रॉड, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज, हाँ, नेक इंसान है, नो, विजन मिशन स्टेटमेंट सब बातें हो रही, एंड देन
कुछ सीक्रेट इंटरव्यूज आफ्टर दे वर कॉट, उनका फ्रॉड पकड़ा गया था उसके बाद का इंटरव्यूज। सबके इंटरव्यू में मैंने कॉमन चीज देखी, पता है क्या कॉमन चीज थी? एवरीबडी सेड, केतन पारेख, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सबने बोला कि आई एम अ स्केपगोट, मुझे बकरा बनाया गया है, मैं अकेला नहीं हूं इसमें। द पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ था वो भी, सत्यम में जो फ्रॉड हुआ था वो भी। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं सब लोग एडमिट क्यों नहीं कर रहे कोई? मतलब क्या है कि अभी क्या होता होगा, मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया। सी, हम सक्सेसफुल लोगों के तो हम काफी पढ़ते हैं, पर फेलियर्स का अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आता है कि हमको क्या नहीं करना है लाइफ में। तो फिर मैंने इस पे सोचा सोचा, उसके बारे में पढ़ा। देखो, ये रातों रात बड़े फ्रॉड्स नहीं होते। ये जो फ्रॉडस्टर्स बने हैं, बेईमान लोग जिन्होंने 10,000 करोड़ का गफला किया है, वो रातों रात नहीं हुआ है। शायद हर्षद मेहता के डैड ने हर्षद मेहता को बोला होगा जब वो 5 साल का था कि अरे वो जो आदमी आया ना दरवाजे पे, उसको बोल के मैं घर पे नहीं हूं। तब इनडायरेक्टली उसके पिताजी ने हर्षद मेहता को सिखाया कि छोटा सा झूठ बोलना इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल व्हाइट लाइज आर ओके। फिर धीरे 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 उन्होंने, जब गाड़ी चला रहे थे और उन्हें नो एंट्री में गाड़ी घुसाई, तो हर्षद मेहता ने अपने पापा को देखा होगा कि अच्छा नो एंट्री में गाड़ी घुसाते तो चलता है, कोई पकड़ता नहीं है, कभी कभी चलता है। अरे कभी कभी हमेशा होने लगता है, राइट। और फिर जब पिताजी के बिजनेस में पता चला कि, चलो उन दिनों में जीएसटी नहीं था, सेल्स टैक्स था, कि अच्छा कुछ 10 में से 4 बिल्स हम विदाउट सेल्स टैक्स कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो तब ये, और फिर 10,000 के बिलिंग होते हैं, वो कब 10,000 के नॉन सेल्स टैक्स बिल्स 1 करोड़ हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। और ऐसे करते करते उनको लगता है कि ये सब जगह हो रहा है, ये नॉर्मल है, दीज आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। देखो जब कोई पकड़ा जाता है तो वो क्या बोलता है, सब लोग करते हैं, मैं अलग नहीं हूं, आई एम नॉट द ओनली पर्सन, ऐसा बोलते हैं। और फिर अचानक से कोई विसल ब्लोअर आता है, कोई रिपोर्टर न्यूज आता है, और हेडलाइन आती है, और नो सब पुलिस केसेस ईडी सब शुरू हो जाता है। और फिर वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं मुझे तो बकरा बनाया गया है। खुद को इनोसेंट नहीं बोलते वो बोलते हैं मैं, आई एम द स्केपगोट, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, सब लोग शामिल है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब नॉर्मल है ये सब करना, या बैंकर को थोड़ा कट देके पैसा देके नो जरूरत से ज्यादा लोन लेना, जो हर्षद मेहता ने किया था, बैंकर्स को ब्राइब करके पैसा लिया था एसबीआई से। सो सी, नो ये सब छोटी छोटी चीजों से होता है, इट गेट्स कंपाउंडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी, हर्षद मेहता की माँ ने उसको सिखाया नहीं है कि बेटा बड़े होके ना तेरे को 15,000 करोड़ का फ्रॉड करना है, कौन सी माँ ऐसा करेगी? कभी नहीं। तो ये कहाँ से सीखा उसने? अपने एनवायरमेंट से ही सीखा है। अनफॉर्चुनेटली वो, उसके चाचा, उसके अंकल, उसका फूफा, उसके पिताजी, उनको पता नहीं था कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं मैं जो गलत कर रहा हूँ। अब देखिए, जो ऐसा कभी आपने, बहुत ही रेयर होगा कि बाप सिगरेट सिगरेट नहीं पीता है और बेटा सिगरेट पीता है, बहुत रेयर है, राइट। पर इट इज वेरी हाई चांस कि अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो बेटा भी सिगरेट पी रहा है, वेरी कॉमन थिंग, राइट। सो यही है कि हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं बच्चे, और फिर ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। सो आई थिंक नो, मैं जितना बोलूंगा कम है इसके बारे में। इसके काफी कॉपीज मेरे पास है, क्योंकि ये मैं तीसरी बार ये बुक पढ़ रहा हूँ बाय द वे। और ये वन ऑफ दोज रेयर बुक्स कि हर बार मैं पढ़ता हूँ तो मैं बस, तो इट ब्लोज माई माइंड, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। सो आई थिंक नो यू शुड कंसिडर इट एज अ बाइबल एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर परमानेंट रेफरेंस बुक, ठीक है। मतलब सब आपके जो स्ट्रैटेजीज, एसईओ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और आजकल जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, एआई, ब्लॉकचेन, उन सब के ये आगे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सब गलत है, पर दिस आई थिंक विल lay द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, whether it is पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, whatever. ओके, एज यूजुअल ऑक्शन है, तो अगर किसी को इसका बिडिंग करना है, इसका आई थिंक बेसिक प्राइस कुछ 300-400 रुपया है, और इसके मेरे काफी कॉपीज है मेरे पास। तो मैं
चाहूंगा कि ऑक्शन करे तो प्लीज टू से मिशन के लिए भी बहुत हेल्प होती है, तो किसी को अगर बिडिंग करना है तो यू आर वेलकम। एंड विकास और आशीष, यू कुड प्लीज नोट डाउन कौन कर रहा है। थैंक यू सो मच जयगुड़ा फॉर बिडिंग फॉर 500 रुपीज। कोई भी है, आप बिडिंग करते रहो जब तक मैं बात करता हूँ। एक नया आइडिया हमने शुरू किया है कि यू नो ओनली 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैज रिटन अ बुक, देयर ओन बुक। खुद का बुक लिखना इतना आसान नहीं है। एक तो वो स्किल चाहिए, प्लस टाइम चाहिए, प्लस विल पावर चाहिए। राइट, बहुत बड़ी चीज है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। और आपने देखा है कि एक लेखक होता है ना, उसके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट होता है। भले उसकी बुक चली है नहीं चली है, बेस्ट सेलर डजंट मैटर, पर अगर वो ऑथर है ना, तो एक एक रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में। मैं आंखों में देखता हूँ, एक ऑथर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। तो आई हैव कम आउट विद एन आइडिया वेयर यू कैन राइट योर ओन बुक विथ माई हेल्प। आपको ज्यादा नहीं, आपको बस 45 मिनट्स देने हैं आपके लाइफ के, एंड आई विल प्रिंट अ बुक ऑफ रिटन बाय यू इन योर नेम। तो मैंने क्या किया है, जो से बड़े 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 जो आइडियाज है, मैंने हजारों बुक्स पढ़े, उसके वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जैसे 150 वर्ड्स, 1 मिनट में वो 150 वर्ड्स पढ़े जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके फेवरेट आइडियाज को सिलेक्ट करना है, और अगर 50 ऐसे आइडियाज आप सिलेक्ट करोगे तो आई विल प्रिंट अ बुक। जैसे अगर सपोज आनंद है, आनंद ने 50 आइडियाज सिलेक्ट किए, तो बुक का नाम रहेगा आनंद 50 फेवरेट आइडियाज फ्रॉम 50 बुक्स। अच्छा सा डिजाइन बनाऊंगा, एंड यू कैन गिफ्ट इट, दिस विल बी लाइक योर आइडेंटिटी। Anand will say that, okay, I stand for these ideas, for these values. It is like a visiting card होता है ना। वैसे बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज मेरे से वो 50-50 कॉपीज लेते हैं, 100 कॉपीज लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट इन दिवाली, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और फेयरवेल पार्टीज। So they actually, I stand for these ideologies. So if you're interested, bookletguy.com/identity ऐसे करके एक लिंक आपको नोट करनी है। इफ विकास or somebody could type this link, www.bookletguy.com/identity. I can't type because my screen is little away from me. I repeat, bookletguy.com Yes, I slash have typed it. identity. Yes, perfect. You are right. थैंक यू सो मच। एंड देन आपको उसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ओके, और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो प्लीज गेट इन टच विथ मी। So I think I have covered a good number of stories, and I think I made the point that I wanted to make. Yeah. Yeah, over to you. Your book is, I think, 1,800 by Neeraj. Oh, No, wow. it's 2000 now by Shrikant Patil. Wow. Neeraj, Shrikant, both I think will get a copy. The highest and the second highest, perhaps the third highest also, because maybe I have 3 copies. Yeah, so So 2,000. the third highest is Mr. Prashant Kempwad with 15. Okay. Okay, Prashant, Neeraj. It's changed now. It's Pawan Sachdev with 2200, Shrikant Patil with 2000, and Neeraj with 1800. Okay, guys, just write down in the text in the chat, and I'll take care of it. आपके mobile numbers, friends, if you can, Mr. Shrikant and Mr. Neeraj, if you can type it in the chat box, that would be great for us to connect with you. All right, perfect. And with that, friends, we're also open for question answers. आप सभी के, तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है या आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं अमृत से, then please you can type it in the chat box, and we would love to interact with you. Right. So friends, Can we bring the 3 people on the screen? Is it possible? yeah, sure. Sure, friends, you can One, Shrikant, and who's the third? switch on your camera. Yeah, I think Mr. Shrikant Patil is here. Who's Shrikant, Pawan, and? Pawan and Mr. Neeraj. Yeah, if you can just put your. Yeah, so this is Mr. Shrikant Patil Amrut, who's. That's Mr. Neeraj. Where is Pawan? That's Just Mr. Neeraj. just a second. I'll get Pawanji also. Yeah. Perfect. Here Yes. are the people.
You all can unmute, say hi. Hello everyone. Thank you Hello. so much, Pawan, Srikanth. It's a big help for me because I have to cover the costs. Everything is free in booklet. So these Thanks things, not this. for coming, for always being Thanks, here, thanks. that we have been listening to you and it's been a great thing. And please let us know what way we can also contribute to your this great step that you have taken. Sure. Thank you so much. So nice of you. Thank you. Welcome. Thank you so much. Thank you very much. Mr. Neeraj, just your phone number once again. Yes, I will share. Yeah, perfect. Thank you. Thank you. Yes, thank you very much to all of our bidders, or let's say bidders से ज़्यादा supporter हम कह Supporter. सकते हैं, to the cause of making India read, to the mission of making India read. And okay, there's a very interesting comment over here. Mr. Shrikant Khadke says, Amrut, it seems your elder brother is having a massive share in building your identity like Ajit Tendulkar in building Sachin Tendulkar. Wow, that's the best compliment I can ever expect. Seriously, I mean, you said it so well. I owe my character to my elder brother, and I'm so thankful the kind of lessons he gave me at a very young age. I mean, a full-fledged parent भी नहीं देगा इतना जितना मेरे को, क्योंकि he was too young. I don't know कहाँ से ये सब उसने सिखाया. छोटी छोटी बातें, जैसे जब नीचे हम पकड़ा पकड़ी खेलते थे, तो ना जिनके जिनके छोटे भाई थे या बहन थे ना, तो वो अपने भाई को आउट नहीं करते थे. छोटा है, अपना भाई है ना. पर मेरा भाई बोलता था कि नहीं, ये तू भाई है ना, तू घर पे, या अभी ये क्या है, हम बाहर है, तो मैं उतना ही ताकत लगाऊंगा जितना मैं औरों को लगाता हूँ. तो भागना पड़ेगा और मैं आउट कर सकता हूँ तुझे. आई थिंक ये पता नहीं कहाँ से उसको आता था ये सब. आई एम रियली थैंकफुल दैट आई हैव सच एन एल्डर ब्रदर. Okay, there is another question from Mr. Pawan. Can we donate books to you? Oh yeah, of course. Books is like the oxygen to me. So just send me the the photos of the pictures of all the books. Then I'll take a look कि मेरे पास कौन से है या जो मैंने already पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं, जो मुझे चाहिए. You can send it to me. There is another question that's coming up, Namit ka. Why is Mahatma Gandhi so misunderstood in our society, especially amongst youngsters? And what are your thoughts on that? See, जब कोई इंसान हद से ज्यादा कामयाब होता है ना, तभी उसके बारे में क्या अच्छा बोलने का. मतलब इस दुनिया में हर इंसान को पता है महात्मा गांधी कितने कितने ग्रेट है. इट्स लाइक एक हद के बाद, जैसे अभी शाहरुख खान, कितने सालों से वो शाहरुख खान कर रहे हैं, अभी उसका तारीफ करना बंद किए लोगों ने. आप गेटिंग माय पॉइंट. तो उसकी बुराई कर रहे थे. जैसे हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी, मतलब किसी के भी, वो हर लड़के को लगता है शी इज आउट ऑफ माय लीग, मतलब ये तो मेरे से पटने वाले नहीं है. इतनी ज्यादा सुंदर थी, तो हर लड़का बोलता था सी ये कितनी फालतू है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. कोई उसकी तारीफ नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो जब कोई हद से ज्यादा कामयाब होता है ना, और अभी यूट्यूब में क्या हुआ है पता है, हर कोई ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी या नेगेटिव के लाइक्स ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, तो अब कोई भी महान इंसान लो और उसको टाइप करो डार्क साइड ऑफ, और वो इंसान का नाम डालो, आपको फर्स्ट 10 जो वीडियोस है ना, वो सब 10-12 वीडियोस आपको मिलेंगे उसकी गंदी बातें करने. तो क्या क्या नहीं बोला गया गांधी जी के बारे में, दैट ही हैड फिजिकल रिलेशंस विद सावरकर, ये हद तक गए हैं. हालांकि दोनों कभी मिले ही नहीं है लाइफ में. इफ यू चेक द डेट्स इन द हिस्ट्री, वो मिलने के चांसेस 0 थे एक दूसरे को. तो और ये यूट्यूबर्स है, उनको बस व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो कुछ भी बनाते हैं और व्यूज आते हैं उनको, अनफॉर्चुनेटली. तो आई थिंक यूट्यूब इज वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, और कुछ एल्गोरिथम लाने वाले हैं वो, ताकि इस पे कुछ अंकुश लाया जाए. सो डोंट वरी, उनको बोलने दो. इसी वी शुड लाइक एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज. सब कुछ अच्छा एब्जॉर्ब करना है, बाकी सब इग्नोर करना है. एक ऐसा पैकमैन करके एक वीडियो गेम आता था, पता है वो ना, जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स फल आ रहे हैं उसको खाने का, और जो डेंजरस आ रहा है ना, जैसे बुलेट वगैरह, उसको डॉच करना है. तो मैं ये करता हूँ,
जो इंसान मेरे से इवन 1% बेटर है, मोर सक्सेसफुल देन मी बाय 1% और हैप्पियर देन मी बाय 1%, उससे मुझे अच्छा चीज लेना है, बाकी सब इग्नोर करना है. आई विल नॉट स्पेंड टाइम इवन फॉर 1 मिनट कि गांधी जी की वजह से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो मैं उस पर क्यों पढ़ूं? अगर वो इंसान इतना ग्रेट है तो उससे कुछ, मैं वो सब इग्नोर करके, अच्छी बातें इग्नोर करके अगर उस पर फोकस करूंगा तो सबसे बड़ा पागल हो इस दुनिया का. ना वो जो पूरा व्हाइट बोर्ड है और उस पर एक काला डॉट है और किसी को पूछा जाता है कि व्हाट डू यू सी, ही सेज ब्लैक डॉट. अरे व्हाट अबाउट द रिमेनिंग व्हाइट बोर्ड? तो वैसा कुछ है. तो वो जो गाली देते हैं ना गांधी जी को, उनको कुछ पता नहीं उनके बारे में. यू नो द मोस्ट, हु इज द पर्सन हु हैज रिटन, हु हैज बीन रिटन मोस्ट इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर आज भी हर साल 40 किताबें लिखी जाती है, दैट्स महात्मा गांधी. Maximum number of books written on a person on this earth is Mahatma Gandhi, and we should be proud that he is of our country. Yeah, there is no other author in the world जो प्रीफेस में, हर एक बुक के प्रीफेस में क्या लिखा है मालूम है उन्होंने? वो लिखते हैं कि if at all you find two contradictory views in my book, please take the latest one. इवन आई अपग्रेड माई सेल्फ. मैं अगर उस वक्त कुछ बोलूंगा कि मैं नॉनवेज खाना अच्छा है और अभी मैं बोलता हूँ कि नहीं हमको वेजिटेरियन बनना है, तो आई कैन चेंज माई व्यूज. मतलब देखो, लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दिस पर्सन. एक पॉलिटिशियन ऐसा, आजकल तो पॉलिटिशियन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसा वो अपने व्यू पॉइंट चेंज करे. इसमें भी हम एक बुक लेने वाले हैं कि चेंजिंग द माइंड इज सच अ वेरी गुड एसेट इन टूडेज वर्ल्ड. इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. उस पर हम बहुत ही जल्दी वो बुक लेंगे. या लोग ऐसे कहते हैं कि अगर किसी का वेवरिंग माइंड है तो वीक है, लेकिन आपके मोबाइल में भी हर 6 महीने में अपडेट आता है, तो आपके दिमाग एग्जैक्टली. में- एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है हर्षा जी का. माय डैडी यूज्ड टू से दैट वन शुड नेवर टेल अ लाई, बट इफ वन एवर डज, then due to some important reason you should stick to that lie so the other people will not feel that you are not trustworthy. What are your views on this? यस, बट इट्स नॉट इजी टू प्रोटेक्ट द लाई. और वो जैसे वो लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको या और झूठ का सहारा लेना पड़ता है. सो फॉर मी इट ऑलवेज वर्क्स कि भाई बोल दो जो भी झूठ बोला है, एंड ट्रस्ट मी द अदर पर्सन स्टार्ट लविंग यू मोर देन बिफोर. जब आप खुद से बोलते हो. सी, मैं बार बार महात्मा गांधी की तारीफ क्यों करता हूँ? ऐसा नहीं कि वो मेरे रिश्तेदार है इसलिए. मेरे को हर बुक में वो दिखता है. उनके बुक में जब उन्होंने एडमिट किया खुद दैट आई यूज्ड टू विजिट अ प्रोस्टिट्यूट, उनको क्या लिखने की जरूरत थी? है वो छुपा सकते थे. पर अगर मुझे इसके बारे में बाहर से पता चलता तो मैं कभी उनको अपना आइडल नहीं मानता. इनफैक्ट वो मेरे लिए हिटलर हो जाते. राइट. तो खुद से बोलना इतना अच्छा टूल है ना कि it's a bigger virtue of admitting a lie than any other virtue, I think. First of all, you should not lie. वो तो बेस्ट है. अगर झूठ बोला तो उसका एडमिट करना बहुत बड़ी बात है. दैट सीन फ्रॉम मुन्ना भाई जहाँ पे वो माफी मांगने जाता है, उसको बोलता अरे मैं नहीं बोल सकता सॉरी, और फिर सर्किट का रिएक्शन, वो रोने लगता है. तो सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत लगती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेज. वन इज फिजिकल करेज, वो तो बहुत कॉमन है, गली गली में दिखता है फिजिकल करेज. या बॉडी शॉडी मारा मारी, तू रात को 2 बजे बोल कुछ लफड़ा हुआ तो मैं हॉकी स्टिक लेके आऊंगा, वो नहीं. What is the kind of courage which is in rare supply is moral courage. That you stand up and speak when most of the people prefer to keep silent. Right? जब मेरे ग्रुप था कॉलेज में, और एक लड़का ऐसा ये था, गे टाइप्स था, लड़कियों जैसे बिहेव करता था. सब लोग उस पर हंस रहे थे, जोक मार रहे थे. मेरा एक फ्रेंड बोला कि यू शुड नॉट लाफ, वो ऐसा है तो दैट इज नॉर्मल. और उस जमाने में, वो तो कुछ साल पहले, अभी तो हमको सबको पता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है. उस वक्त ही टुक अ स्टैंड एंड प्रोटेक्टेड दैट गे फ्रेंड. ही वेंट अगेंस्ट द स्ट्रीम. आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. एक बार एक एग्जाम चल रहा था हमारा, और ना वो सुपरवाइजर जो था ना एग्जाम हॉल में, वो बाहर चला गया फोन को बात करते करते. तो सब लोग एक दूसरे के ये करने लगे, कॉपी करने लगे, बात करने लगे. एक लड़का खड़ा हुआ, अगर किसी ने कॉपी किया तो मैं जाके बताने वाला हूं. ही स्टूड अप
कि मैं दिन रात मेहनत किया हूं मैंने पढ़ाई के लिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अगर आप कॉपी करने से अगर मैं पीछे पड़ता हूँ तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। मैंने दिन रात, मेरे माँ बाप ने एक एक रुपया जमा करके मेरे लिए फीस भरी है एग्जाम के लिए, एंड आई हैड सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, राइट? ही टुक द रॉडिक चॉइस। वो भी चुप बैठ सकता था, वो भी कॉपी कर सकता था, राइट? सो दीज आर द थिंग्स, कीपिंग साइलेंट इज ऑल्सो एज गुड एज अ लाई. There is a very interesting comment from Ramesh Taha. This is the first time I listened to your talk. No doubt it was undisputed the best thing I have listened in a while. I would just like to share my observation about you. You are a very down-to-earth, inspiring, and a very good in conveying message. Honestly, I had goosebumps a couple of times during the talk. Wow, thank you so much, Ramesh. Yes, thank you so much. So that's wonderful. एक comment यहाँ पे ऐसा भी आया है Mr. Ananda का. Ananda has also shared the image of his 50 ideas book in the chat. अरे वाह, he has already done. Wow. Done that, Super. and उनके पास वो physical copy है. So I think friends, that's a very interesting thing. You should definitely look into it. People are commenting that what's the point of reading if you are not able to implement ideas written in the book? Shall I stop reading or keep reading? What are your views on this? That's my next book. That's exactly my next book, and the title is How to Implement What You Read. Reading and not implementing is as good as not reading. राइट? देखो, हमारी टीचर हमेशा बोलती थी मेरी कि देखो, अगर तुमने ये लेक्चर अटेंड करने के बाद 48 घंटे के अंदर घर जाके रिवाइज नहीं किया तो इट इज एज गुड एज नॉट अटेंडिंग माई लेक्चर. मुझे अभी भी याद है उस टीचर के लफ्ज, राइट? सो बट उसके बारे में बहुत डीप गया हूं मैं, तो वो बुक जल्दी आने वाली है, मे बी दिवाली में आएगी. सो आई विल टॉक अबाउट इट इन लेंथ, डोंट वरी.